डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को किसान संगठनों के नेताओं और किसानों के साथ की बैठक। किसानों ने सरकार से आवारा पशुओं की समस्याओं के समाधान और श्री अन्न को बढ़ावा देने का किया आग्रह। शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों के सुझाव पर सरकार गंभीरता से कर रही है काम। नासिक से दिल्ली भेजी जा रही है 1600 मीट्रिक टन प्याज। 20 अक्टूबर तक पहुंचेगी दिल्ली एनसीआर। त्योहारी मौसम में उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मिलेगी प्याज। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आ रही है टमाटर की बढ़ी हुई खेप। टमाटर की कीमतों में आएगी कमी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सहित सरकार की सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की पहल को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक अपने वर्तमान स्वरूप में जारी रखने को दी मंजूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार और प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा कि बायोफ्यूल के उपयोग से लॉजिस्टिक कास्ट 14% से घटकर रह जाएगा केवल 9%। और दिवाली से पहले ही दिल्ली में खतरनाक लेवल पर पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक। यमुना नदी की सतह पर भी दिखी जहरीली झाग की परत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में किसान संगठनों के नेताओं और किसानों के साथ बैठक की। उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और निवारण का आश्वासन भी दिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किसान और कृषि से संबंधित विषयों पर बातचीत हुई है। बुधवार को ही एमएसपी की मोदी सरकार ने बढ़ोतरी की है और किसानों के कई सुझाव भी आए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किसानों के बीच हर हफ्ते होने वाली बैठक आज नई दिल्ली के पूसा में हुई। इस बार भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह के 21 सदस्यों ने केंद्रीय कृषि मंत्री से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा कई फसलों पर बढ़ाए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार का आभार व्यक्त किया है। किसानों के साथ चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों और सरकारों के साथ सीधे चर्चा से जमीनी बातें सामने आती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के कई सुझाव भी आ रहे हैं जिस पर सरकार गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। पानी पहुंचाने को लेके, उर्वरकों के उपयोग से लेके, मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखने को लेकर, प्राकृतिक आपदा में नुकसान जो हुआ है उसके कारण जो तकलीफें, कोई चीनी मिल बंद थी उसके भी विषय उन्होंने उठाए हैं। और सड़क पर जो पशु है उस समस्या की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने श्री अन्न को कैसे बढ़ावा मिले इसके भी सुझाव दिए हैं। किसानों ने आवारा पशुओं की समस्याओं के समाधान और श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए सरकार से आग्रह किया और फसलों पर बढ़ाए गए एमएसपी पर सरकार की सराहना की। बैठक में उन्होंने कहा कि मॉडल कृषि फार्म बनना चाहिए जिसमें 2 एकड़, 1.5 एकड़ या फिर 2.5 एकड़ जमीन किसी के पास है तो वो कैसे खेती करे और कैसे खेती से मुनाफा कमा पाए, इस पर भी चर्चा की जाए। किसानों के लिए जो लाभकारी जो योजनाएं थी उनको लागू किया है और खास करके जो एमएसपी पर उन्होंने वृद्धि की है उसके लिए हम बहुत सरकार का और माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और जिस तरह से हमारी वार्ता रही है बहुत सफल वार्ता रही है और माननीय मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि किसानों के लिए जितनी भी लाभकारी योजनाएं जो भी हम अपने प्रस्ताव लेके आए थे उन पर विचार किया जाएगा। जो ऐतिहासिक निर्णय रबी की 6 फसलों को एमएसपी बढ़ोतरी को लेकर दिया गया उसके लिए हमने यहाँ आभार प्रकट किया है और हमारा सीधा सा मतलब है कि किसानों और सरकार के साथ वार्ता हो, वार्ता से ही समाधान निकलेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ समय पहले ही हर हफ्ते किसानों से चर्चा की शुरुआत की है और इसका मकसद है किसानों से सीधी बात और उनकी समस्याओं के समाधान का। अनुज यादव के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग ने घोषणा की है कि मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड द्वारा खरीदे गए 1600 मीट्रिक टन प्याज को नासिक से दिल्ली एनसीआर तक ट्रेन द्वारा भेजा जा रहा है। ये पहली बार है कि मूल्य स्थिरीकरण हस्तक्षेप के अंतर्गत रेल द्वारा प्याज के थोक परिवहन के तरीके को अपनाया गया है। प्याज की खेप 20 अक्टूबर तक पहुंचेगी। स्टॉक को दिल्ली एनसीआर में वितरित किया जाएगा, जिससे इस त्योहारी मौसम के दौरान उपभोक्ताओं के लिए प्याज की उपलब्धता काफी बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार के उपभोक्ता विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया कि प्याज परिवहन में अब रेलवे का महत्व बढ़ना तय है, क्योंकि निपटान में गति लाने के लिए अब और अधिक स्थानों को जोड़ा जा रहा है और इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्याज की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित होगी और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर ये प्राप्त हो सकेगी। अब तक एनसीसीएफ ने अपने प्याज निपटान में 21 राज्यों में 77 गंतव्यों और नेफेड ने 16 राज्यों में 43 गंतव्यों को कवर किया है। एजेंसियों ने खुदरा उपभोक्ताओं को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज के वितरण के लिए सफल केंद्रीय भंडार और रिलायंस रिटेल जैसे खुदरा श्रृंखलाओं के साथ भी साझेदारी की है और इसके अलावा खुदरा वितरण के लिए 9 राज्य सरकारों, सहकारी समितियों को 86,500 मीट्रिक टन प्याज आवंटित किया गया है। पहली बार हमने ये एक कदम उठाया कि हम किस तरह से उस पूरी जगह पे एक बहुत बड़ी संख्या में अनियंस को हम पहुंचा सकें, ताकि ग्राहकों को पूरे देश में 35 रुपीज केजी के हिसाब से अनियंस मुहैया हो सकें। साथ ही साथ हमने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ भी कोलैबोरेशंस कर लिए हैं, जिसमें सफल, केंद्रीय भंडार और रिलायंस रिटेल सबसे प्रमुख हैं। हम लोगों ने करीब 600 व्हीकल्स अक्रॉस द कंट्री हम पहुंचा रहे हैं और हम लोगों की उम्मीद है कि हम इसे दिवाली से पहले 1000 व्हीकल्स तक का मतलब ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हम इसे कर पाएंगे। वहीं टमाटर के संबंध में उपभोक्ता विभाग की सचिव निधि खरे ने कहा कि इनकी कीमतों में हालिया उछाल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के प्रमुख टमाटर उत्पादक क्षेत्रों में अधिक वर्षा और उच्च नमी स्तर के कारण है। प्रतिकूल मौसम की स्थिति और कुछ इलाकों में बीमारियों के हमले ने टमाटर की फसल को प्रभावित किया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से टमाटर की बढ़ी हुई खेप आने से आने वाले दिनों में टमाटर की आपूर्ति की स्थिति बेहतर होगी, जिससे इनकी कीमतों में कमी आएगी। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं सहित सरकार की सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की पहल को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक अपने वर्तमान स्वरूप में जारी रखने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने के लिए एक पूरक रणनीति के तौर पर यह महत्वाकांक्षी पहल जारी रखी जाएगी। वैज्ञानिक तौर पर फोर्टिफाइड चावल का सेवन सभी के लिए सुरक्षित है। भारत में जहां झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में फोर्टिफाइड चावल का बड़े पैमाने पर वितरण पहले ही हो चुका है, जहां प्रत्येक राज्य में 2,64,000 से अधिक लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सालाना 520 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल खरीदा जाना है। भारत में चावल फोर्टिफिकेशन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का काफी विस्तार हुआ है। 30,000 चालू चावल मिलों में से 21,000 से अधिक ने ब्लेंडिंग उपकरण स्थापित किए हैं, जिनकी कुल क्षमता प्रति माह 223 LMT फोर्टिफाइड चावल है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को नीति आयोग द्वारा आयोजित इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार और प्रदर्शनी का दिल्ली में उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जिस तरीके से देश भर में अच्छी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और साथ ही बायोफ्यूल का उपयोग होगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी काफी कमी आएगी और यहां 14% से घटकर महज 9% पर आ जाएगा। Presently, the logistic cost in India is 14% and China is 8%.
USA 12% and European countries is 12%. By adopting these policies and using indigenous alternative fuel or biofuel, I am 100% sure that, and we are making good roads, we are making a lot of green express highway access control. And if the fuel is cost effective, I am 100% sure that within 2 years, we are going to reduce the logistic cost up to single digit, 9%. और केंद्र सरकार द्वारा किसानों की 6 फसलों का MSP बढ़ाने से किसानों में खुशी की लहर है। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार किसान हितैषी है। किसानों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि मोदी सरकार के समय किसानों की फसलों का जो MSP बढ़ा है उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं बढ़ाया था। कैथल की अनाज मंडी में धान की फसल लेकर आए किसानों और व्यापारियों से बात की हमारे संवाददाता ने। ये जो मोदी सरकार की नीति है, जो पहले इसका गेहूं का रेट बढ़ता था या 600 जो भी है वो कभी 50, 75, 40 ऐसे रुपये बढ़ता था। अब की बार जैसे गेहूं का रेट है 150 रुपये बढ़ा दिया, ये किसानों के लिए बहुत अच्छा है। आगे पहले तो कुछ रेट नहीं बढ़ते, 30-40 रुपये बढ़ते थे, अब की बार बहुत अच्छा ही काम किया है जी। इस सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है जी किसानों के लिए। किसान हित सरकार है ये, किसान के लिए ही किया है उन्होंने। 100-150 रुपए बढ़ाया है गेहूं का और ये चना का और कुछ और फसलों का MSP देने का काम किया है। मैं तो ये कहूँगा इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। और उत्तर प्रदेश के भदोही स्थित कारपेट एक्सपो मार्ट में कारपेट एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। 15 अक्टूबर से शुरू हुए इस एक्सपो में देश भर के कारपेट निर्माताओं ने अपना स्टॉल लगाया है। एक्सपो में भारी संख्या में विदेशी खरीदार भी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ खास है इस कारपेट एक्सपो में, खरीदारों में कितना उत्साह है, इसे लेकर बात की हमारे संवाददाता हरिकेश सिंह बहादुर ने। कारपेट एक्सपो की खासियत है कि यहाँ पर देश के जहाँ जहाँ भी कारपेट बनते हैं वहाँ के लोग तो आए हुए हैं, स्टॉल लगाए हुए हैं। खास तौर से मिर्ज़ापुर, भदोही और वाराणसी में कारपेट के लिए जाना जाता है जिसको, वहाँ के भी लोगों ने अपने स्टॉल यहाँ पे लगाए हैं। शो है ये जर्मनी से या दुनिया के हर जगह जितने शो लगते हैं सबसे आरामदेह और अच्छा लगता है। और है वास्तविकता ये है कि यहाँ सब लोग अपने पास के अपना प्रोडक्शन, अपना चीज़ सब व्यवस्था से दिखा सकते हैं। माननीय मोदी जी का योगा वाला वो चला है, उस हिसाब से हम लोग योग कारपेट भी बना रहे हैं। तो ये भदोही में ये जो 3rd एडिशन लगना शुरू हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली ये जो एग्जीबिशन है ये कहीं ना कहीं जर्मनी और खुद US से बढ़ के या कहीं लगे उससे बढ़ के है। भदोही में जो कालीन ज़्यादातर बनती है वो हस्तनिर्मित कालीन बनती है, और हस्तनिर्मित कालीन जो जानी जाती है वो ऊन की जो उपयोगिता है, जो ठंडे प्रदेशों से, ठंडे जगहों से जैसे ऊन आता है, जैसे अर्जेंटीना हुआ या न्यूजीलैंड हुआ या हिमालयन वूल हुआ या साइबेरियन वूल हुआ, जो ठंडे प्रदेशों से आते हैं, तो वैसे वूल जो है अगर इन कारपेट में लगते हैं तो वो जैसे हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने 2014 से जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा शुरू किया, तो ये कालीन उन योग के लिए जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जो है, क्योंकि योगा एक ऐसी चीज़ है कि आज पूरे दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है 100 कितने कंट्रीज़ थे जिसमें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है, तो उसके माध्यम से ये कालीन जो है उन कंट्रीज़ में योग का एक बढ़िया माध्यम बन सकता है उपयोग करने के लिए जो है। ठंड हो, सर्दी हो या गर्मी हो, दोनों के लिए अनुकूल है इनका योग का कारपेट। तो ये एग्जीबिशन इस तरह की चीज़ों के लिए भी खास हो जाता है। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, भदोही। और आगे बढ़ते हैं, जहां देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और AQI यानी कि एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में यहां पर दर्ज किया गया है। और आज इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई है। यहां AQI 270 के पार पहुंच गया है, तो वहीं आनंद विहार में AQI 339 पर दर्ज किया गया। और बात करें अक्षरधाम के क्षेत्र की, जहां AQI 293 पर पहुंच गया है, और इसे लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी किसी भी समस्या को गंभीरता से नहीं लेती है। जानलेवा हो रहा है, नदी के पोल्यूशन से लेके हवा के पोल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूभर है, सांसें फूल रही हैं। अभी तो शुरुआत ही है, अभी देखिए आगे क्या क्या होगा।
बस हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे किसी तरह ये 4-5 महीना दिल्ली बचे। 4 महीना बाद चुनाव है। मैं तो दिल्ली से लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ इन सारी समस्याओं का निदान निकाला जाए और एक बार बीजेपी को मौका मिले जिससे दिल्ली को हम दिल्ली बना सकें। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को तिल की आवक देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में 16 अक्टूबर को सफेद तिल का भाव रहा 11,000 रुपए। 17 अक्टूबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 11,000 रुपए पर टिका रहा, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान सफेद तिल के भाव में बढ़त दर्ज की गई। 16 अक्टूबर को यहां सफेद तिल का भाव था 10,805 रुपए। 17 अक्टूबर को इसके भाव 820 रुपए चढ़कर 11,625 रुपए पर पहुंच गए। मध्य प्रदेश की लवकुश नगर मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहां 17 अक्टूबर को तिल का भाव 580 रुपए की तेजी के बाद 10,000 रुपए से 10,580 रुपए पर पहुंच गया। वहीं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में 17 अक्टूबर को तिल का कारोबार 10,750 रुपए पर हुआ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल तिल की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2023-24 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर कुल तिल की पैदावार 8,47,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिल की उपज 8,02,000 टन थी। यानी इस साल बीते साल के मुकाबले कुल तिल की पैदावार में 45,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में तिल भी शामिल है। तिल का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,635 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 632 रुपए बढ़ाकर 9,267 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तिल की बुआई को देखें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ तिल की बुआई पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ तिल की बुआई 11,19,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की बुआई 12,06,000 हेक्टेयर में हुई थी। राम तिल की बात करें तो इसकी बुआई भी पिछड़ी है। 17 सितंबर तक राम तिल की बुआई 67,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल इस दौरान राम तिल की खेती 70,000 हेक्टेयर में हुई थी। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को बाजरे की आवक सामान्य रही। वहीं कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर भाव पर हुए। साथ ही कुछ मंडियों में बाजरा नरमी के साथ बिका। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 16 अक्टूबर को बाजरे का भाव रहा 2,400 रुपए, जो कि 17 अक्टूबर को भी बिना किसी फेरबदल के 2,400 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की जम्मूसर मंडी में भी बाजरा स्थिर भाव पर बिका। यहाँ दोनों दिन यानी 16 और 17 अक्टूबर को बाजरे के भाव 2,300 रुपए पर टिके रहे। इसी तरह स्थिर भाव का सिलसिला राजकोट मंडी में भी जारी रहा। यहाँ 16 और 17 अक्टूबर को बाजरे की खरीद 2,125 रुपए पर हुई, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में 16 अक्टूबर को बाजरे का भाव रहा 2,370 रुपए, जो कि 17 अक्टूबर को 20 रुपए टूटकर 2,350 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की जोधपुर मंडी में 17 अक्टूबर को बाजरे का भाव 25 रुपए लुढ़क कर 2,550 रुपए से 2,525 रुपए हो गया। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। हाल ही में केंद्र सरकार 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तेलंगाना के किसान धान को घुन से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। तेलंगाना में ही किसान कपास में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए नीम के तेल का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान मक्का में फॉल आर्मी वर्म के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव करें। यहाँ अरहर में हेलिकोवर्पा को नियंत्रित करने के लिए किसान फेरोमोन जाल लगा लें। तेलंगाना में ही मूंगफली में टिक्का रोग की रोकथाम के लिए किसान टेबुकोनाजोल का छिड़काव कर लें। कर्नाटक में इस समय काबुली चने की विभिन्न किस्मों की बुवाई की जा सकती है। कर्नाटक में किसान कपास में रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। यहाँ धान की फसल को रस चूसक कीट से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। कर्नाटक में किसान मिर्च में खस्ता फफूंदी के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। कर्नाटक में ही किसान मूंगफली की पकी फसलों की खुदाई कर लें। साथ ही यहां अनार को रस चूसक कीटों से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर लें। तमिलनाडु के किसान मूंग और उड़द को जड़ सड़न रोग से बचाने के लिए खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। तमिलनाडु में किसान कपास को मुरझा रोग से बचाने के उपाय कर लें। यहाँ के किसान हल्दी के खेतों में पानी जमा ना होने दें। तमिलनाडु में किसान इस मौसम में कपास, दलहन फसलों, बाजरा और ज्वार की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान नारियल को फफूंद सड़न रोग से बचाने के लिए इनके पेड़ों के आसपास पानी जमा ना होने दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में हरियाणा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चंडीगढ़ के हरियाणा सिविल सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। जयपुर में चाकूबाजी की घटना के आरोपी नसीब चौधरी और उसके बेटे सहित कुछ युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। जानकारी के मुताबिक जेएमएम के हिस्से में सबसे अधिक 43 सीटें आएंगी, जबकि कांग्रेस को 29, आरजेडी को 5 और भाजपा को 4 सीट मिलने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार के मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं।
सुरिंदर कुमार को उद्योग, वाणिज्य, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सकीना मसूद को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, स्कूली शिक्षा, समाज कल्याण, जावेद अहमद राणा को जल शक्ति, वन और जनजातीय मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज आया है जिसमें अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांगे गए हैं। असम के अगरतला लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए। डिबालोंग स्टेशन पर इंजन समेत 8 डिब्बे हादसे का शिकार हुए। दिल्ली में हाफ मैराथन के कारण मेट्रो ने 20 अक्टूबर को अपने समय में बदलाव किया है। सुबह 3:15 से मेट्रो के सभी रूटों पर मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी, लेकिन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और ग्रे लाइन पर यह सुविधा नहीं मिलेगी। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।